जो मुझे 51,000 कैश ना देके 10 लाख की दिवस कितने देगा? ये दुश्मन है। फिर अगर 4 जनों ने मिलके 10-10 दिए 40 हुआ, और एक जना ने अपनी ऐसी तैसी करा दी 11,000 दे दिए और 51,000 पहुंचा दिया, तो सारा टैक्सेबल। इसका मतलब ये जो बंदा है ना, ये दुश्मन है। या तो इसकी जेब से 1,000 रुपए कहीं गुम हो जाए, तब ये भी 10 दे, है ना, तो बात बन सकती है, वरना तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, अगर काइंड में, कैश में नहीं, काइंड में गिफ्ट मिला है, तो उसके लिए क्या क्या था? एग्रीगेट 50,000 रुपए, ठीक है। और काइंड में क्या क्या चीजें आती थी, जो हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे चलें, अब आगे चलें। चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हमने क्या करना था, हमने इसमें करना था नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कौन सा वाला? द गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सा वाला टॉपिक हम कर रहे थे? द गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, अगर रिलेटिव से आपको मिला है, किससे मिला है? रिलेटिव से। आपके रिलेटिव से आपको मिला है, तो वो सारा का सारा क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर रिलेटिव से मिला है तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट। फिर कोई लिमिट नहीं है कितने का गिफ्ट मिल जाए। तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें 1 करोड़ की बिल्डिंग गिफ्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? रिलेटिव में कौन कौन आएगा? रिलेटिव में सारे रिलेटिव नहीं। मतलब तुम कह रहे हो कि मुझे देखो जी 10 लाख की बिल्डिंग दी है गिफ्ट, किसने दी है जी? वो मेरे चाचा के सास के दीदी के भाई का लड़का है, उसने दिया है ना। तो मतलब अगर ऐसे तुम चल रहे हो तो गवर्नमेंट कहेगी, बोल नहीं भाई, ये तो भाई तुम इन्हें पहचानते भी नहीं होंगे, 10 लाख की गिफ्ट देना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। मेरे भाई चाचा के लड़के का दोस्त के चाचा का पता नहीं कौन कौन है ना, मेरे कजन का कजन का कजन का कजन का कजन है ऐसे करके बोल रहे हो, है ना। कहीं तुम बोलो कि भाई मेरी जो सास है उनकी बहन है, और उनकी बहन की बहू है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, तो चलेगा, है ना। इनको तुम शादी में ना बुलाओ, इतनी दूर, है ना, गिफ्ट तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। भाई जिससे भी माल खरीदेंगे, भाई कोई प्रॉपर्टी ले ली, बाद में बोलेंगे इसको गिफ्ट दिखा देंगे, सारा पैसा कैश में ले ले, गिफ्ट दिखाएंगे, कौन है जी? फूफा का लड़का है, फलाना लड़का है, इसका लड़का है, उसका लड़का है ना। सारे रिश्तेदार, और गांव में तो आपको पता ही है सारे रिश्तेदार होते हैं, तो मतलब सारे ट्रांजेक्शन गिफ्ट में जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, बता दिया कि देखो भाई ये बंदे हैं जो रिलेटिव में आएंगे, समझ गए। जैसे स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब तुम्हारी वाइफ तुम्हें गिफ्ट दे सकती है, तुम अपनी वाइफ को दे सकते हो, ठीक है। और ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन, समझ गए, तुम्हारा भाई बहन तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं। और ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तुम्हारी जो वाइफ है, तो वो तुम हो, तुम्हारी वाइफ है, उसके भाई बहन जो होंगे वो तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। इतने तक देखो। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, असेंडेंट मीन्स मदर, फादर, ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। डिसेंडेंट मीन्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब तुम्हारे दादा तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं, तुम्हारे परदादा तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं, माँ बाप तुम्हें गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। और एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। और वैसे ही चलेंगे, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू एन आइटम ए टू एफ, मतलब ऊपर जितने भी बंदे लिखे हैं, जैसे हमने बोला कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें गिफ्ट दे सकता है, तो नीचे कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे भाई की बीवी भी तुम्हें गिफ्ट देती है तो भी चलेगा, स्पाउस ऑफ द पर्सन,
ऊपर जितने भी बंदे बोले उन सबके स्पाउस, समझ गए? क्लियर? भाई तुम्हारा भाई तुम्हें दे चलेगा, तुम्हारी बहन तुम्हें दे चलेगा, तुम्हारे भाई की वाइफ तुम्हें दे चलेगा, तुम्हारी बहन का हस्बैंड तुम्हें दे चलेगा, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे चलेगा, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें दे चलेगा। क्लियर? सास ससुर भी दे सकते हैं, तुम्हारी वाइफ है उसके पेरेंट्स भी दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है? तो देखो इतने जन अगर जनों से आपको मिलता है गिफ्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनसे मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेदर मदर्स पेरेंट्स शैल बी इंक्लूडेड इन द लीनियर डिसेंडेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है? कहने का मतलब तुम्हारे माता पिता तो आएंगे ही आएंगे, पर मदर्स पेरेंट्स तुम्हारे जो माता है उसके जो पेरेंट्स होंगे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये क्या हो गया? क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है? चाहो तो ले लो, चाहो तो ना लो, ठीक है? डिपेंड करता है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट ऑन द ओकेजन ऑफ, देखो क्या कहता है, जैसे सपोज करो अब अगर भगवान ने चाहा तो ये हमारे साथ जो मिस्टर डी बैठे हुए हैं इनकी शादी होगी शायद, भगवान ने चाहा तो। वैसे तो इनको मिलना मुश्किल है पर फिर भी मिल सकता है ना? तो इसकी शादी होगी, अब इसकी शादी पे क्या होगा? इसको गिफ्ट मिलेंगे बहुत सारे, है ना? कोई कुछ कोई कोई कुछ देगा, कुछ देगा, कुछ देगा। वैसे तो क्या है, अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो सारा का सारा टैक्सेबल, पर अगर शादी के मौके पर इसको गिफ्ट मिलता है तो वो सारा एग्जेम्प्ट है, वो सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब गवर्नमेंट भी कह रही है भाई देख इतनी बड़ी मुसीबत तू मोल लेने जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो गिफ्ट मिले वो रख ले यार, उसका टैक्स। ऐसा है, देखो पहले तो दहेज अपने आप में एक क्राइम है, ठीक है? अब ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई दहेज दिया उस पर टैक्स दो, उसको जेल में डालो, सीधे यही बोलेंगे। पर शादी में आपको जितना भी गिफ्ट मिलेगा सारा एग्जेम्प्ट है, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है शादी के मौके पे। पर शादी के मौके पे किसको मिलना चाहिए? जिसकी शादी है उसको मिलना चाहिए, कहीं ये नहीं कि उसके रिश्तेदारों को मिल रहा है, ठीक है? देखो ऐसा है, अगर ये मिस्टर डी है और एक मिस्टर क्यू है कोई और, क्योंकि इनको मिस्टर क्यू ही गिफ्ट दे सकता है ना? क्यू क्यू से कम ही नाम होते हैं ना, ठीक है? तो इनको मिस्टर क्यू ने गिफ्ट दिया है, मिस्टर क्यू ने बोला ये लो जी 5 लाख रुपए कैश, मुझे बदले में तुमसे कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तो क्या हो गया? गिफ्ट हो गया नहीं ये? मैं तुम्हारी शादी में दिया तो बात अलग है, तो शादी के अलावा दिया तो सारा टैक्सेबल। देख लिया तो देना पड़ेगा, नहीं देखा तो वो अलग बात है। अगर तुम्हें छुपाने में कामयाब हुए तो बात अलग है, पर अगर ना कामयाब हुए तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, कौन देख रहा है? मेरे को जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये 5 लाख रुपए मेरे पास किस बात क्या है? बैंक वाले क्यों पूछेंगे? इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तुमसे कि अच्छा जी खाते में इतने पैसे आ रहे हैं, और हाँ अभी तो शायद नया रूल कुछ पास कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जाते हैं तो उसका जवाब दो, जवाब नहीं तो 60% टैक्स दो सीधा, 60% टैक्स दो सीधा। नहीं, पूरे साल में अगर तुमने 10 लाख से ज्यादा जमा किया है तो कैश जमा किया, कैश, मतलब ऐसे नहीं जैसे यूपीआई से वगैरह से नहीं, चेक वगैरह से नहीं, कैश से। तो अगर 10 लाख से ज्यादा कैश जमा किया है तो उस कैश का पूरा जवाब दो भाई, क्या है, कैसे है, कहाँ से। तो ये भाई हमारे साथ पढ़ रहा है, कह रहा खुद काटते हैं। वो अलग चीज है भाई, वो उनका इनकम टैक्स है, वो टीडीएस कटा है वो, ठीक है? अब इनकम टैक्स की तो रिटर्न भरनी पड़ेगी ना, हम बताएंगे हमारी ये इनकम है, फिर जो टैक्स बनेगा हम तब पे करेंगे, समझ गए? तो अब हम कहाँ बात कर रहे थे? अगर इतने जनों से मिला है तो एग्जेम्प्ट है, शादी के मौके पे मिला है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन मतलब किसी से भी,
ऑफ एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, फर्क नहीं पड़ता, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज और हर मैरिज हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ, बट देखो क्या बोला, if gift is received by the parents of such individual, in that case it will be taxable. ठीक है, if individual has received gift on occasion of anniversary. देखो कहने का मतलब क्या है, ये मिस्टर डी थे, इनकी शादी हुई, क्या हुई, इनकी शादी हुई, इस दिन तो सारा का सारा एग्जम्प्ट है, चाहे किसी भी दिन किसी से भी मिल जाए, किसी भी दिन क्या किसी से भी मिल जाए, कोई भी अमाउंट मिल जाए, इतना क्लियर हो गया। इसी दिन मिस्टर डी के फादर हैं, इनको भी गिफ्ट मिला है भैया किसी से उसी दिन, इन्होंने कहा कि बहती गंगा में हाथ धो लो, शादी का मौका है ही, अपने लिए भी गिफ्ट ले लो, इनको भी 1 लाख गिफ्ट मिल गया, तो इनके एंड पे तो भैया टैक्सेबल रहेगा ये। शादी के दिन जितना मर्जी मिले सारा एग्जम्प्ट है। वो बताए, वो तुमसे पूछेंगे कहाँ से आया, तुम बोलोगे शादी थी मेरी, ये देखो इस दिन मेरी शादी थी, मुझे इतना गिफ्ट मिला, तब मेरा ये पैसा है, बात खत्म। तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए किसी भी चीज का, है ना, अगर जवाब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जवाब नहीं है तो फिर दिक्कत है। ओवरऑल हम चुप खोल वहां के आया। उस दिन मिस्टर डी के फादर को भी 1 लाख का गिफ्ट मिला है, मिस्टर डी के जो फादर है उनके एंड में तो अदर सोर्सेज में जाके टैक्स हो जाएगा ये गिफ्ट वाले एंड, ठीक है, तो मिस्टर डी को जितना मिला है सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ अब हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे ये बताओ। या तो ये बोले कि जो बंदा मिस्टर इनको दे रहा ना, इनके फादर को, ये बोले कि भाई तू भी मिस्टर डी को ही दे, फिर बाद में मिस्टर डी इसको दे, अपने फादर को दे, है ना, तो भाई बेटा बाप को गिफ्ट दे सकता है, ऊपर रिलेटिव की डेफिनेशन है, तो ऐसे क्या हो सकता है, टैक्स बच सकता है ना। तो ऐसे घुमाना है तुम्हें आगे जब तुम जाओगे कभी। अच्छा दूसरा, अब क्या हुआ, भगवान की दया से मिस्टर डी की शादी को 1 साल पूरा हो गया, अब इनकी एनिवर्सरी भी आ गई आएगी अगर बेबी भागी नहीं इनकी तो, ठीक है, तो अब इनकी एनिवर्सरी भी आ गई, अब इनकी एनिवर्सरी पे फिर इनको गिफ्ट मिले, बताओ टैक्सेबल की एग्जम्प्ट, टैक्सेबल। भाई शादी तो एक बार होती है, एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, तुम तो हर साल गवर्नमेंट को लूट दोगे, है ना। देखो अब ऐसा है, लॉ ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कितनी बार, अब लॉ होता है इन जनरल मतलब जो इन जनरल चलता है, इन जनरल एक ही शादी चलती है, ठीक है, और तुम्हारा कुछ ऐसे हो गया, कोई ऐसा केस बन गया कि भाई दोबारा तुम्हें शादी करनी पड़ गई, दोबारा शादी हो गई तो दोबारा भी एग्जम्प्ट कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसा बोला नहीं है कि एक ही बार होगा, और ऐसा भी नहीं बोला कि 1 से ज्यादा बार करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो आप करो शादी, भाई तुम थोड़े से गिफ्ट के लिए और बड़ी मुसीबत लेना चाहते हो तो ले लो, है ना। देखो ये है मिस्टर डी, ये है मिस्टर आर, ठीक है, इनका सब कुछ है, बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। जो बंदा गिफ्ट देगा वो कौन से पैसों से गिफ्ट देगा, गिफ्ट देगा वो अपने पैसों से, अपने पैसों से मतलब जिसके ऊपर वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुका होगा। सपोज करो बिजनेस से रिलेटेड गिफ्ट नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड गिफ्ट कैसे हो सकता है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, मैंने बोला भाई देखो जो बंदा सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा, जो बंदा सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, उसको हम क्या करेंगे, 1000 रुपए गिफ्ट देंगे, या सपोज मानो 1 लाख रुपए गिफ्ट देंगे, तो ये तो मेरा क्या है, ये बिजनेस वाला गिफ्ट हो गया ना, ये तो मेरे पीएनएल में क्या हो जाएगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो मेरे खर्चे में आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब एक दूसरा गिफ्ट मान लेते हैं, जैसे सपोज करो हमारे इंस्टीट्यूट से हट के, जैसे ये मिस्टर डी है, इनका और इनका आपस में सिर्फ फ्रेंड है, बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर आर ने क्या किया, इनको 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया 10 लाख रुपए, तो क्या ये 10 लाख रुपए बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं। क्या वो अपने पीएनएल में डेबिट कर सकता है, नहीं कर सकता। ये क्या है, ये तो इसका पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है वो है, ठीक है। तो इसका मतलब सपोज करो पहले इसका प्रॉफिट आ रहा था 90 लाख, ठीक है, अब इसे 10 लाख इसको देना है अगर, तो 10 लाख रुपए माइनस करके प्रॉफिट 80 लाख तो नहीं करेगा, ये टैक्स कितने पे देगा, पूरे
90 लाख पे, 90 लाख पे टैक्स देने के बाद जो पैसा इसके पास बचा, ठीक है, सपोज करो इसके पास बच गया 60 लाख रुपए सारा टैक्स देने के बाद, माना सपोज करो, ठीक है, तो ये 60 में से 10 लाख रुपए देगा। इसका मतलब जो बंदा गिफ्ट दे रहा है वो उन पैसों का गिफ्ट देगा जिसके ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। समझ गए? तो पहले तो ऐसा कोई देता नहीं है भाई, अपने पैसे कौन देगा? टैक्स दिए हुए पैसे मतलब अपनी मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई कोई देता नहीं है। फिर भी कोई दे गया तो कोई बात नहीं जी, गवर्नमेंट को यहाँ से टैक्स मिल ही गया, ठीक है। अब ये इसको कितना दिया? 10 लाख रुपए दिया है, 10 लाख रुपए दे दिए इसको, पर इसकी तो पूरी की पूरी क्या है, इनकम है ये। बोला था 50 हजार से ज्यादा देगा तो सारा का सारा टैक्सेबल, फिर इसके एंड पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 10 लाख रुपए इसकी इनकम मानी जाएगी, इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए क्यों? है ना? इसका मतलब कोई बंदा अगर टैक्स आपको गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट दे रहा है आपको अपने पैसों से, अपने पैसों मतलब जिसके ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, उसकी कमाई। समझ गए? तो ऐसा कोई देता नहीं है, अगर दे भी रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अगर कोई तुम्हारी नजर में ऐसा हो जो देना चाहता हो तो इधर भेज देना, कोई बात नहीं, हम इनकम टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो पूछा ही क्यों था? ऐसे पूछो तो रियल लाइफ में थोड़ा सा कनेक्ट कर सके हम, है ना? जैसे शादी में गिफ्ट मिल गया तो एग्जाम, तुम्हारे पापा को भी गिफ्ट मिलेगा उस दिन, पता है हमें भाई साहब, पैंट कमीज तो मिल ही जाती है, हालांकि 50 हजार में पैंट कमीज तो वैसे भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, है ना? और 150 वाली साड़ियां तुम सारे मोहल्ले को मारते हो, सब पता है हमें, है ना? ठीक है, गिफ्ट ऐसा है ना, देखो अगर ये प्रोविजन नहीं होते तो लोग मिसयूज करते हैं। लोग बोलते हैं मैंने बिल्डिंग बेची कहाँ है, मैंने गिफ्ट दिए है, तो फिर टैक्स, है ना? और अब तो आप लोगों को पता होगा, पता शायद आगे पढ़ेंगे हम वैसे, एक एलटीसीजी जो होता था ना 112 वाला, हमने पढ़ा था ना, जब हमने कहा था लैंड बिल्डिंग बेचते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कितना परसेंट है ये? 20%। ये पता कितना कर दिया है? ये 12.5% कर दिया है कल से। कितना कर दिया? 12.5% कर दिया है। पर ये कम किया है तो कुछ इसमें कुछ फायदे थे जो खत्म भी कर दिया। पहले होता था इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, ठीक है। इंडेक्सेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो 2005 में मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी पहले आज की वैल्यू निकालते थे। 2005 में कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, आज वो कितनी की हो गई? आज तो कम से कम 60-70 लाख की हो गई, या मान लेते हैं 60 लाख की तो हो ही गई होगी, है ना, 18-20 साल में। तो पहले उसकी आज की वैल्यू निकालते थे, फिर जितने में बेचा है, सपोज 80 लाख का बेचा, आज की वैल्यू बन गई 60 लाख, 80 में से 60 माइनस किए 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट बन गया, तो वो बनता था, वो देना बनता था, ठीक है। 20 लाख के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो देना बनता था। अब वो इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है तो इसको 12% कर दिया है, ठीक है। माना ये जा रहा है कि ज्यादा लोगों को फायदा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे, बाकी पता तब चलेगा जब हम एक्चुअल में सारी कोई केसेस होंगे, केस टू केस डिपेंड करेगा, है ना, क्या कॉस्ट है और कितनी उसकी करंट वैल्यू है। तो 12% से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये तो तब पता चलेगा जी। पर ये आपको पता होना चाहिए कि घटा के कितना कर दिया इसको, 12.5% कर दिया, ठीक है। 20% को कितना कर दिया, 12.5 कर दिया। और एसटीसीजी जो था कौन सा वाला, 111 ए वाला, कितना परसेंट था, 15%, इसको कितना कर दिया, 20% कर दिया, इसको 20% कर दिया, ठीक है। हाँ, ठीक है। और अभी आपको पता होगा, हमने कहा था, जो मैं सुबह बात कर रहा था, पहले हमने बोला था इस पे रिबेट मिलता है, पर अभी जो हम भर रहे हैं आइडिया उनमें किसी पे भी उन पे रिबेट नहीं मिल रहा है, मतलब इस पे सिर्फ इस पे ही नहीं, स्पेशल इनकम पे रिबेट नहीं मिल रहा है अगर इनकम 7 लाख से कम भी है तो, ठीक है। ये 2-3 चीजें जो अभी मोटा मोटी आपको बतानी थी। अच्छा आगे चलते हैं, ये वाला समझ आ गया। अब देखो एनी परसेंटेज, अच्छा आपको ये तो पता चल गया, एनिवर्सरी वाला चला हो गया, अगर पेरेंट्स को मिला है तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। अब आपके फादर हैं, ठीक है, इनके 3 बेटे हैं, ए बी सी। इनके फादर ने विल बनाई, क्या बनाए, विल बनाई। विल का मतलब वसीयत बनाई कि भाई हमारी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसा बाद में जो है लड़ाई हो जाती है, आपको पता ही है। अगर फैमिली में लड़ाई हो रही है तो सबसे मेन कारण क्या होता है, पैसा, सबसे मेन कारण मनी,
मनी इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। मोस्टली जगह पैसा ही होता है। अमर वो और सरकेली अमर को टुकाती थी। हाँ मतलब जो भी है, मेन बात तो पैसे की है। जिस चीज की वैल्यू नहीं है उस पर कोई लड़ाई नहीं है ना। जिस चीज की वैल्यू है उसकी लड़ाई है। तो कई बार तो क्या कर देते हैं फादर लोग जो है, अपने विल बनाई और सब में बांट दी कि चलो ठीक है जी, सब में बांट दी। अगर इनहेरिटेंस में आपको मिल रहा है पीछे से, मतलब देखो आपके पुश्तैनी जमीन आपको मिल रही है, ये थोड़ी कि गवर्नमेंट बोलेगी इसमें पहले टैक्स ला, है ना। पुश्तैनी जमीन आपको मिल रही है, कोई विल बनी हुई है उससे आपको मिल रही है, तो वो सारा का सारा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, सारा का सारा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ऐसा सिंपल सा लॉजिक भी है। आपके पिताजी से आपको कोई जमीन मिली है तो वो एग्जेम्प्ट है, आपके पूर्वजों से मिली है कोई जमीन, वो भी एग्जेम्प्ट है। अब जैसे सपोज करो कोई बंदा है, सपोज करो ये है मिस्टर ए, नहीं मिस्टर आर मान लेते हैं इसको। तीनों बेटे चले गए विदेश, ये बेचारा अकेला बंदा, इसको कोई पूछने वाला नहीं। मिस्टर आर आ रहा है, इसका पूरा ख्याल रख रहा है सब कुछ, ठीक है, हैं? हाँ हाँ, मतलब कोई बाहर का आदमी आ रहा है, ये बीमार हो गया, इसका पूरा ध्यान रख रहा है, ठीक है। और क्या हो गया इस बंदे की, अब देखो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि उसे बोलते हैं कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया भाई अब ये बंदा जो है ना, अब तुम जो है कुछ दिनों के मेहमान हो भाई साहब, 2-4 दिन मैक्सिमम, है ना। तो उस टाइम बंदा क्या करता है, उस टाइम बंदे ने सोचा कि यार देखो मेरे तीनों बेटे तो निकले नालायक, तीनों बेटे निकले नालायक, मैं इस बंदे को जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। तो उस केस में अगर इस बंदे ने इसको सारी प्रॉपर्टी दे दी तो इसके एंड पे क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ गए? हाँ, पैसे भी देगा, पैसे क्यों देगा, जब एग्जाम होगी तो पैसा क्यों देगा। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव एनी गिफ्ट अंडर विल इनहेरिटेंस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मींस apprehension of an individual that his life will end in the immediate future by a particular illness। ठीक है, मतलब कोई बीमारी होगी तभी बोलेगा डॉक्टर, ऐसा नहीं बोलेगा यार मुझे लग रहा है तो 2 मिनट में मर जाएगा, अच्छा खासा इंसान है ना। और ऐसा भी नहीं होगा ना कि भाई देखो अच्छा खासा इंसान बोल रहा है मैं तो मरने वाला था, मुझे लगा मैंने अपनी विल बना के इसको दे दिया, बात खत्म हो गई, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हो गया, नहीं, अब बाद में अच्छा खासा आ गया, है ना। ठीक है, तो कोई इलनेस होगी तभी बंदा बोलेगा, तभी डॉक्टर बोलेगा उसको कि भाई देखो तुम तो जो है गुजर जाओगे, तुम कुछ टाइम में गुजर जाओगे। कुछ टाइम मतलब इमीडिएट फ्यूचर, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मर जाओ। अब ये मत पूछना कि मैक्सिमम कितने में मर सकते हैं ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है तो ये मैं बता भी नहीं पाऊंगा मैक्सिमम कितने दिन में उसको मरना ही मरना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि मरा नहीं तो मार दो, ठीक है भाई, अब यार बोल सकते थे हो गया कोई करिश्मा बच गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी और चैरिटेबल हॉस्पिटल और चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो लोकल अथॉरिटी, भाई लोकल गवर्नमेंट हमने कौन से कहा था, जैसे एमसीडी होती है, ठीक है, भाई सुबह एमसीडी है, आपने बोला आपने अच्छा काम किया कि भाई देखो सारी रोड सफाई करनी है, और उससे क्या कर दिया लोकल अथॉरिटी जो है एमसीडी ने आपको पैसा दे दिया, इनाम दे दिया कि भाई ये लो भाई इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सुचारू रूप से चालू रखा है तो इनको जो है इनाम दिया जाए, सारी रोड साफ करिए आपने, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसमें भी ये नहीं कि भाई साहब अपने चाचा ताऊ के लड़के को दिए जाना है, उसमें भी कोई प्रोसीजर होगा, प्रॉपर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगा बताओ कैसे चयन किया तुमने, कैसे सिलेक्शन किया, भाई जिसको तुमने गिफ्ट दिया उसको सिलेक्ट कैसे किया, क्या क्राइटेरिया रखा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, इतना तक समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर कोई विल पे मिल रहा है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। कोई मरने वाला बंदा है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई तुम्हें ये बीमारी है और तुम बहुत जल्दी मर जाओगे, उस टाइम उसने कोई बिल बना दी फटाफट निपटा के, भाई ये ले तेरे लिए ये, तो उससे भी कोई अगर आपको पैसा मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट से मिल रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, आपके रिलेटिव से आपको मिल रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट है।
शादी के मौके पर आपको मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, आपके किसी रिलेटिव को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब बेटे को तो गिफ्ट मिला, बाप ने भी शर्त रखी कि भाई एक सोने की चैन कम से कम 2 लाख रुपए की तो मुझे भी चाहिए, तभी बारात बढ़ेगी आगे, वरना नहीं बढ़ेगी। तो पहले इनकम टैक्स वाला बोलेगा बारात तो बाद में बढ़ाइए, पहले टैक्स दे दे भाई। कैसे तुमने किसी के पैसे देने हैं, तुमने, चलो ठीक है, ये है मिस्टर डी, और एज यूजल इन्होंने कर्जा देना है मिस्टर ए का। अब बताओ। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, टैक्स को तो छोड़ो तुम, मतलब तुम्हारी शादी है और मिस्टर ए के तुम्हें 10 लाख देने हैं, और तुम मिस्टर ए को बोलोगे कि भाई ऐसा है, आज तेरे तू सारा कर्जा मेरे ऊपर माफ कर दे, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, अब ये मैं गिफ्ट मानूंगा ऐसे। ये मिस्टर ए मान जाएगा खुशी खुशी, वो बोलेगा भाई जान से मार दूंगा, शादी वाले दिन तेरी बीवी को विधवा बना दूंगा। वो आ जाएगा, वो शादी रुकवा देगा तेरी, भाई क्यों शादी कर रहा है, पहले मेरे 10 लाख रुपए ला। अच्छा इंसान होगा तो अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, भाई तुम्हारी वैसे तो इनकम हो गई अदर सोर्सेज में, पर है वो एग्जाम इनकम, कोई टैक्स नहीं देना। तो उसको तो वैसे भी कुछ नहीं था, उसको तो पैसे वापस लेने थे, लोन था, ये तो लोन है ना, ये तो लोन वापस मांगेगा, तुम दे अगर इसको वापस दे भी दोगे तो ये तो लोन की रीपेमेंट है, कोई इनकम थोड़ी है इसकी, इसमें तुम्हें पैसे दिए होंगे ना पहले। फिर मैं तुम्हें 10 हजार रुपये उधार दूं, तुम कल को 10 हजार मुझे वापस दोगे तो वो मेरी इनकम थोड़ी ना है, वो तो मेरा लोन की रीपेमेंट की है तुमने। तो इसकी छोड़ो, अपनी सोचो तुम। समझ गए। अब भाई अब देखो अगला जो है, अब भगवान की दया से तुम्हारी शादी तो हो गई, पर मिस्टर डी जो थे गुजर नहीं गए यार, अभी सिर्फ कोविड हुआ है इनको, अभी सिर्फ कोविड-19 के शिकार रहे हैं, अभी ये क्या हुए, कोविड-19 के शिकार रहे हैं। अब जो है इनकी जो है, इनकी रिलेटिव वाइफ वगैरह कोई भी, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई है तो नॉर्मली है ना, अब इनको कोविड हुआ है, डॉक्टर ने बोला भाई इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, ये वो कहाँ दिखा, इनका खर्चा लगेगा कम से कम 20 लाख रुपए, कम से कम खर्चा लगेगा 20 लाख रुपए। अब मिस्टर डी ने तो सारे पैसे शादी पे उड़ा दिए थे, ठीक है, अब पैसे तो है नहीं, अब ये क्या करेंगे, ये आएंगे सोशल मीडिया पे, है ना, ये बोलेंगे देखो जी ये बंदा है, ये बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोला है 20 लाख रुपए लगेंगे तब जाके ये बच सकते हैं, वरना जो है कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग जो है जितना हो सके हमारी मदद करें। आप ये गूगल पे नंबर है और ये हमारा नंबर है, इस पे फोन पे आप फोन भी कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं, आपको मरीज की फोटो भी भेज देंगे, है ना। तो तब ये जो है ये यहाँ पे वेंटिलेटर पे लेटे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मशीनें लगी है, यहाँ पे ये मिस्टर डी लेटे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी फोटो भी जाएगी, सब कुछ जाएगा सोशल मीडिया पे। अब देखो इंडिया में लोग ना मदद खूब की है ना, भर भर के मदद कर रहे हैं ना लोग सोशल मीडिया पे, भाई कोई 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तो कर ही रहे हैं। अब इनके पास पैसा आ गया भाई, सपोज करो 20 लाख आ भी गया, ठीक है। अब ये पैसा आया है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट। अब इनकम टैक्स वाला कह रहा है भाई देखो तुम इलाज बाद में करवाना, तुम या चलो पहले इलाज करवा लो और बाद में जो इनकम टैक्स भी दे देना हमें। 20 लाख रुपए के ऊपर सपोज करो कितना बन रहा है, जितना भी बन रहा है, मतलब 5 लाख का 30% कितना हो गया, 1.5, और 3 लाख रुपए हो गया, उसके HSC वगैरह लगा के। अब ये शौक में कि भाई ये क्या हो गया, अब ये 3 लाख कहाँ से लाए, है ना। फिर मांगेंगे तो फिर टैक्स लगेगा, तो बाद में गवर्नमेंट ने बोला नहीं यार ये तो दिक्कत वाला काम है भाई। भाई वो लोग जो है इलाज करने के लिए पैसे ले रहे हैं, वो कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने उसके लिए ले रहे हैं, तो इसको फिर एग्जेम्प्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर कोविड-19 के लिए आपको पैसा मिल रहा है, इलाज के लिए पैसा मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, बट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको जो है प्रूफ देने पड़ेंगे, सारे रिपोर्ट देनी पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा।
कोविड-19 अभी कोविड हुआ नहीं था, तो वही बीमारी है। हाँ, और क्या है। हाँ, कोविड-19 के लिए क्या है, इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, it will be exempt from income tax. Payment may be received even for the treatment of the family member of such individual. The individual must have a record of COVID-19 positive record and should also maintain all necessary documents of treatment of the disease up to a period of 6 months from the date of declaring COVID-19 positive. ठीक है, the detail of the amounts received in any financial year has to be furnished in the prescribed form to the income tax department within 9 months from the end of the such financial year और 31/12/2022 whichever is later. ठीक है, मतलब आपको कोविड-19 हुआ है, आपको सारे डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, जो जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है, सारी पॉजिटिव जब आप निकले थे वो रिपोर्ट रखने पड़ेंगे, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट भी जमा करने पड़ेंगे, और जो भी आपने पैसा रिसीव किया है वो एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। कब फाइनेंशियल ईयर खत्म होते हैं उसके 9 महीने का टाइम आपके पास होगा। ठीक है, देखो उसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। भाई सपोज करो आपका कितना मिला है, आपका 25 लाख मिला है, ठीक है, खर्चा हुआ 20 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, देखो आप 5 लाख रुपए वापस तो करोगे नहीं किसी को, है ना, तो 5 लाख रुपए जो एक्सेस बच गया वो तो आपकी गिफ्ट की इनकम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है, ट्रीटमेंट के लिए पैसा लेने की बात हुई है, ये थोड़ी कि यार, वरना लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ ना क्या करेंगे। लोगों को सपोज जरूरत है खाली 3 लाख रुपए की, लोग बोलेंगे भाई हमें तो 20 लाख रुपए की जरूरत है, 25 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसे ही बोलेंगे। फिर लोग 25 लाख रुपए जमा कर देंगे और फिर खर्चा लगेगा 3 लाख, बाकी 22 लाख रुपए। अच्छा खासा बंदा नहीं कमा रहा भाई साहब, जितने लोग कमा रहे हैं, है ना। और आजकल तो एक नया ट्रेंड भी चलता है, कई बार एक ही फोटो को 4 बार सर्कुलेट कर देते हैं, है ना। कौन देख रहा है। हाँ है, नहीं नहीं, फिर बाद में देखो, ऐसा है ना, जब तक तुम्हारा कोविड-19 है, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में ही सुलट जाता है बंदा उसमें। ठीक होना होगा तो 6 महीने में हो जाता है, नहीं होना होगा तो वैसे भी सुलट जाता है, 6 महीने में ही होता है ना। ये थोड़ी कि भाई साहब आज कोविड-19 हुआ, तुम जो लगे पड़े हो भाई साहब, बंदे ने रोजी रोटी का काम है वही बना दिया कि मेरे को कोविड-19 हुआ था, 3 साल 4 साल तक लगे पड़े पैसे लेने में। नहीं, सिर्फ जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और 6 महीने तक ही। कोविड में तो इतना ही चल रहा था, इससे ज्यादा क्या चल रहा था। ठीक है, up to a period of 6 months from the date of declaring COVID-19 पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको है तो मतलब कोई और बीमारी है, फिर तो आप अपने आप देखो भैया। नहीं हो सकता ना। अब देखो ऐसा है ना, अब कोई तुम गलत काम करोगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी, ऐसे ही लॉ बनते हैं, कोई ये थोड़ी कि। अच्छा, उसके बाद देखो भाई साहब, अब थोड़ा और नेक्स्ट केस चलते हैं। बेचारे मिस्टर डी की अभी अभी शादी हुई थी, अब कोविड-19 हुआ, अब जो है एक दुर्घटना हुई, पर कहाँ से डेथ हो गई, कोविड-19 से ही डेथ हो गई, कोविड-19 से ही डेथ हो गई। ठीक है, लोगों ने पैसा भी दिया इलाज के लिए, खर्च हो गया, पर फिर भी डॉक्टर ने लास्ट में आके क्या बोला, आई एम सॉरी, है, भगवान को कुछ और मंजूर था। ठीक है, तो अब देखो, अब जब लोग, कोई बंदा ऐसा हो जाएगा तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है मतलब लोग मदद करते हैं कि चलो यार ठीक है, फला परिवार का ऐसा हो गया इसके साथ, तो ये एक बड़ी दुर्घटना है, इनको थोड़ी मदद की जाए। सपोज मिस्टर डी जो थे, जो अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी गुजरे हैं, सारे प्रोविजन इनके ऊपर ही लगाएंगे हम। ये कहीं नौकरी भी करते थे, ये कहीं क्या करते थे, जॉब करते थे। मिस्टर आर जो है इनके एम्प्लॉयर थे। कौन थे, मिस्टर आर इनके एम्प्लॉयर थे। अब मिस्टर आर भी इनको पैसा देंगे, मिस्टर आर भी तो पैसा देंगे, फिर बाकी और पब्लिक भी, भाई कोई ए नाम का इनका बंदा, बी नाम का इनका दोस्त, सी नाम का दोस्त, इनके ये जो बंदे हैं बाकी, इनके परिवार को पैसा देंगे, किसके परिवार को, मिस्टर डी के परिवार को पैसा देंगे कि चलो यार थोड़ा थोड़ा मदद जितनी हो सके हम भी करते हैं, बेचारों का जवान लड़का जो है अभी अभी शादी हुई थी और टपक गया, है ना। भाई माँ बाप को ज्यादा सहारा की जरूरत है,
अभी अभी शादी हुई तो बीवी को तो कोई भी सहारा दे देगा, माँ बाप को सहारे के साथ भाई देखो, अब जो एक्चुअल बात है वो तो ये ऐसी है ना, देखो माँ बाप जो है वही के वही रह जाते हैं। अब तो ऐसा गलत भी नहीं है, तो वाइफ तो मूव कर सकती है ना, ना भी करे वो अलग बात है, है? हाँ, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो वाइफ को जो है मूव कर सकती है, वाइफ को तो कोई भी सहारा दे देगा, माँ बाप को लोग सहारा नहीं देंगे, तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये अगला प्रोविजन है, आके पढ़ते चलो पढ़ते हैं इसको साथ में, ठीक है। पहले मैंने कहा एम्प्लॉयर से पैसा मिला है, इफ member of the family of deceased person has received from the employer of the deceased person any amount, मतलब मिस्टर आर जो थे तुम्हारे जो मालिक थे जिनके यहाँ तुम नौकरी कर रहे थे, वो तो जितना मर्जी पैसा दे दे, एनी अमाउंट, मिस्टर आर जो है तुम्हारी फैमिली को जितना मर्जी पैसा दे दे, सारा का सारा एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब मिस्टर आर के अलावा, मिस्टर आर मतलब एम्प्लॉयर के अलावा देखते हैं कितने की लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। ठीक है, फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सच सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम्स डज नॉट एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाकी सबको मिला के कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। भाई मिस्टर आर जो इनके एम्प्लॉयर थे उसने दिए 2 करोड़, 10 करोड़ दे दिए सपोज करो। ठीक है, और इन्हें दिए 9 लाख रुपए, सारा का सारा एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, अगर ज्यादा देंगे तो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ लो फिर देखते हैं। ठीक है, where the cause of death of such person is illness related to COVID-19, it will be exempt from income tax, but the payment is received within 12 months from the date of death of such person, and death should be within 6 months from the date of testing positive. The person should maintain details of COVID-19 positive reports and also should retain death certificate in which it is mentioned reason of death is COVID-19. The detail of the amount so received in any financial year has to be furnished in the prescribed form to the income tax department within 9 months from the end of such financial year और 31/12/2022। इसके बाद 2022 तो आएगा नहीं। ठीक है, विच एवर इज लेटर, तो मतलब 9 मंथ वाला ही प्रोविजन चलेगा हमारे लिए। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो मिस्टर डी है, अब ये जो हमने अमाउंट बोला कि एम्प्लॉयर से जितना मर्जी मिल जाए, बाकी लोगों से 10 लाख तक की लिमिट तक पैसा ले सकते, मतलब मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मिस्टर डी के मरने पे भी लिमिट है, मतलब मिस्टर डी है, नई नई शादी हुई थी, शादी होते ही कोविड हो गया, COVID-19 के शिकार हो गए, इसके 6 महीने के अंदर अंदर इनको मरना पड़ेगा। क्या लिखेगा, विद इन 6 मंथ, क्योंकि देखो जिस दिन कोविड हो रहा था, बंदे तुमने देखा होगा जिसको सुलटना था वो 6 महीने में सुलट रहा था, है ना। कोविड तो अभी भी हो रहा है लोगों को, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा है, पर अभी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी है तो वो ठीक भी हो रहे हैं लोग, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है वो ठीक हो रहा है, जिसकी बिल्कुल कमजोर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो अभी भी सुलट रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर डी को कोविड हुआ तो उसके 6 महीने में इनको सुलटना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मरना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर कोविड वाला सुलट रहा था, अगर 6 महीने के बाद मर रहा है तो इसका मतलब कोविड से नहीं मरा, मतलब ये कोविड से नहीं मरा। अब डेथ हो गई, भाई ये है, सपोज करो डेथ हो गई 1/4/2024 को, तो इनको पैसा मिलना चाहिए 31 मार्च 2025 से पहले पहले, समझ गए, मतलब 1 साल का टाइम है, विद इन 1 ईयर। भाई 1 साल के बाद क्या पैसे दोगे यार, है ना, ये थोड़ी कि 50 साल बाद आ रहा है यार ये पैसे ना, ये वो नहीं मरा था 50 साल पहले, ये उसकी डेथ के लिए है, ये एग्जाम है, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। कब देना पड़ेगा, 1 साल में पैसे देना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं चलेगा कल परसों कल परसों, कल दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा ना, 1 साल में तुम्हें देना पड़ेगा। तो मिस्टर डी जिस दिन कोविड हो जाए, अगर मरने की संभावना लगे तो 6 महीने से पहले मर जाना, और सबको बता देना कि भाई इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि अगर तुम पैसे 1 साल से पहले दोगे तो वो गिफ्ट में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 1 साल के पहले पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब बरसी जिस दिन होगी उससे पहले पहले पैसे दे दे, उनको अभी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाता है उनको, जो भी मिलेगा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी कि 50 साल बाद आएगी, तो तुम्हारा बेटा मरा था ना वो, तो उसके पैसे आएंगे। हैं?
वो तो कुछ अलग चीज भी होती है, कई इंश्योरेंस का पैसा होता है, कई सारी चीजें होती है, वो प्योरली गिफ्ट थोड़ी होता है, वो गिफ्ट वो वाला पैसा थोड़ी ना है वो। हाँ, नॉमिनी बना देना इनमें से एक, क्यों है ना। तो हमने क्या कहा, तो मिसेस डी, मिसेस डी को तो सारा मिल ही जाएगा, बाकी माँ बाप को ज्यादा जरूरत होती है। तो इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 6 महीने से पहले पहले आपको मरना पड़ेगा, 1 साल से पहले पहले सारा पैसा आना चाहिए। आ जाए तो सारे पैसे की डिटेल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, इतना इतना पैसा मैंने रिसीव किया है, ये एग्जाम है, 9 महीने के अंदर अंदर। ये भी बता देना मिसेस डी को, या जो भी हो उनको बता देना कि डिटेल भी देनी है। जिस दिन साल खत्म हो गया उस दिन। हाँ, अब अगला चलो, तो कोई बात नहीं, अगर देखो सपोज, हाँ तो कर लेना, फिर दूसरी शादी में जो गिफ्ट मिलेंगे वो भी एग्जाम, फिर दूसरी को भी कोविड करवा देना, उसको भी 6 महीने में सुलटवा देना। अरे भाई ये यही काम करना, मैं तो बता रहा हूँ, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं तुझे। तो इतने सारे प्रोविजन समझ आ गए आराम से, है ना, मजे मजे में समझ आ गए, ठीक है। अब एक मैंने आपको बताया था एचयूएफ, एचयूएफ बताया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें फैमिली का जो मेल मेंबर होता है, जो सबसे सीनियर होता है, वो क्या होता है, करता होता है, यही मैनेज करता है, और बाकी सारे इसके और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी इसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो भी इसके पास पैसा होगा, उसमें सबका हिस्सा रहेगा बराबर बराबर, ठीक है। करता जो है सिर्फ पैसे को मैनेज कर रहा है, बाकी हिस्सा किस किस का है, सबका हिस्सा है, बराबर बराबर सबका हिस्सा है। अब तुम जो है, मैं तुम ये हो, ठीक है, तुमने क्या किया, तुम्हारी लग गई भाई साहब जॉब खतरनाक वाली, खतरनाक मतलब 5 करोड़ महीने का कमा रहे हो तुम, ठीक है, 5 करोड़ महीने का कमा रहे हो तुम। अब तुम जो है गिफ्ट देना चाहते हो, अब तुम्हारा छोटा भाई भी है सपोज यहीं पे, छोटी बहन भी है, तुम अपने छोटे भाई को गिफ्ट देना चाह रहे हो, अगर छोटे भाई को गिफ्ट देना चाह रहे हो, दे सकते हो, मन में आएगा ना, 5 करोड़ कमाओगे तो भाई साहब कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए की बाइक तो दे ही दोगे। बाइक तो वैसे भी वो है, पर हम मान के चल रहे हैं कि सपोज करो तुम अपने छोटे भाई को गिफ्ट देना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्सेबल नहीं है, कुछ नहीं है, भाई ब्रदर एंड सिस्टर तो हो जाएगी ना उसमें, रिलेटिव नहीं है, गिफ्ट दे सकते हो। पर दिक्कत क्या आएगी, अगर तुमने भाई को गिफ्ट दे दिया, तो ये यहाँ पे कोई और भी है ना, ये क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, सारे काम मेरे से करवाए, कपड़े मैंने धोए तेरे, सब कुछ मैंने किया, कमरा मैंने साफ किया, तेरे लिए खाना वाना मैं ले आती थी कमरे में, और गिफ्ट दिया किसको, भाई को, है ना। और अगर तुमने इसको दे दिया और भाई को नहीं दिया, तो फिर क्या बोलेगा, अरे अभी से ही, पता नहीं शादी के बाद तो क्या हाल होगा, अभी से ही भूल गया भाई को, है ना। मम्मी को दे दिया तो पापा बोलेंगे, भाई साहब ऐसे ही होता है, ये बेकारी पढ़ाया लिखा है इनको, इनको दिहाड़ी पे ही लगवाना चाहिए था बचपन से ही, गिफ्ट देने का टाइम आया तो मम्मी की तरफ चले गए, और अगर पापा को दे दिया तो फिर तो भाई साहब हमारा तो था ही कुछ, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमें पूछेगा ही कौन, है ना। तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं, तुम जो है ना, तुम्हें जो गिफ्ट देना है वो सीधा तुम एचयूएफ को दो, मैनेज पापा करेंगे, हिस्सा सबका होगा, बात खत्म। एक तरीका है ना ये, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार, ये तरीका कोई बुरा नहीं है। तो अगर कोई भी मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट दे रहा है, तो वो हो जाएगा एग्जाम, वो हो जाएगा एग्जाम। मेंबर मतलब एचयूएफ का मेंबर होना चाहिए, वो कोई बाहर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एचयूएफ का मेंबर अगर एचयूएफ को गिफ्ट दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, समझ गए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, एक लाइन और लिखी है कि अगर एचयूएफ ने किसी को गिफ्ट दे दिया, तो वो एग्जाम नहीं है भाई साहब, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए। अगर एचयूएफ किसी को गिफ्ट दे रहा है, किसी मेंबर को भी दे रहा है, तो भी टैक्सेबल रहेगा। वैसे देखो ना, दे नहीं सकते भाई, एक एचयूएफ है, ठीक है, इसमें सपोज करो 5 मेंबर है, एक करता है, अब करता किसी को गिफ्ट थोड़ी दे सकता है, गिफ्ट कैसे दे देगा, उसका अपना पैसा थोड़ी ना है ये पैसा तो सबका है, ये थोड़ी कि मेरे सारे सबका, तुम सबने मेरे को पैसे दिए भाई 10,000 रुपये संभाल के रखो, मैं सारे पैसे एक को उठा के दे दूँ,
चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा ना। तो अगर एचयूएफ को कोई गिफ्ट दे रहा है कोई मेंबर तो एग्जाम है, पर अगर एचयूएफ किसी को गिफ्ट दे रहा है तो वो एग्जाम नहीं है। समझ गए? अब एक चीज और है इसमें, समझते हैं इसको। अगर सपोज करो ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करते हैं? गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, मतलब इनका ज्वेलरी शॉप है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड क्या है इनका? स्टॉक इन ट्रेड क्या रहेगा? गोल्ड ही तो रहेगा, मतलब स्टॉक क्या रहेगा इनके पास? गोल्ड रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक है मिस्टर वाई। हमने क्या कहा था कि अगर काइंड में आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला है या आपने दिया है तो बाकी क्या माना जाएगा? गिफ्ट मिला माना जाएगा। भाई सपोज करो कितना है, हमने कहा था कि सपोज 40,000 रुपए की आपने पे किया है, 40,000 रुपए पे किया है, किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपए, कम कितना दिया आपने? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए क्या हो गया? गिफ्ट हो गया। 60K क्या हो गया? गिफ्ट हो गया पूरा। अब यहां पर आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड की। इन्होंने मिस्टर वाई से, ये जो मिस्टर वाई है, इनसे गोल्ड खरीदा, कंसिडरेशन दिया 10 लाख, गोल्ड था 20 लाख रुपए का। अब बताओ इसमें क्या होगा? क्या इसमें गिफ्ट आना चाहिए? मतलब 10 लाख रुपए इन्होंने पैसे दिए और गोल्ड लिया है 20 लाख रुपए का। हाँ हाँ, मतलब 10 ही लाख देना है और कुछ नहीं देना। 20 लाख का गोल्ड 10 लाख में लिया है, तो क्या यहाँ पे गिफ्ट आना चाहिए? क्या यहाँ पे गिफ्ट माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? देखो गोल्ड तो जो है, ज्वेलरी जो है वो उसमें भी थी, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में थी। हाँ भाई, आपका क्या कहना है? गिफ्ट है यहाँ पे कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे गिफ्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा बताता हूँ। मिस्टर एक्स जब अपने पास परचेज की एंट्री करेंगे तो कितने से करेंगे? 10 लाख रुपए से। मतलब कॉस्ट क्या होगी इनकी? 10 लाख रुपए। सपोज इन्होंने 20 लाख का गोल्ड था तो थोड़ा सा ज्यादा ही बेचेंगे। सपोज इन्होंने बेचा 25 लाख रुपए, ठीक है, तो सेल कितने की कर दी? 25 लाख की। इसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 15 लाख प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 15 लाख इनकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो गई, तो इसके ऊपर तो ये टैक्स देंगे ही देंगे ना भाई। अब तुम यहाँ भी इनसे 10 लाख के ऊपर टैक्स ले लो और यहाँ फिर टैक्स लो तो गलत काम हो जाएगा। समझ गए? तो इनका अगर कम में इन्होंने खरीदा है, इसका तो काम ही है कम में खरीदना। भाई हर दुकानदार क्या चाहेगा? मैं कम में खरीदूं ज्यादा में बेचूं, तो यही चाहेगा ना। तो अगर स्टॉकिंग ट्रेड में वो चीज है तो फिर वो गिफ्ट नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस प्रोफेशन में जाके टैक्स हो जाएगी। टैक्स तो हो ही जाएगी यहाँ, छूटेगा तो वैसे भी नहीं बनता। तो समझ गए? ये वाला चीज समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है।